Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today we are going to discuss solubility of gas in liquid from 12th class unit solution. So what is the solubility of a gas in liquid? Solubility मतलब घुलनशीलता, कितनी घुल पाती है गैस लिक्विड में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन गैस पानी में घुल पाती है लेकिन बहुत ही कम एक्सटेंट तक, और घुल पाती है इसीलिए पानी में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, पानी में रहने वाले जीवों का जीवन संभव है। मछलियां भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस को लेती हैं, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, पर वो थोड़ी घुली हुई गैस जो बहुत ही कम घुल पाई है ऑक्सीजन, उसी से अपना गुजारा करते हैं। यही बात है कि पानी में लगभग सारी गैसेस घुल सकती हैं लेकिन उनके घुलने का एक्सटेंट, हद हर गैस का अलग अलग है। कोई ज़्यादा घुल पाती है तो कोई कम घुल पाती है, और कुछ गैसेस पानी में कम घुलती हैं लेकिन बाकी सॉल्वेंट्स जैसे कि इथाइल अल्कोहल, इथर, इनमें बहुत ज़्यादा घुल पाती हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक गैस की किसी लिक्विड में, पर्टिकुलर लिक्विड में सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और उन पर कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ये सारे फैक्ट्स हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लेट्स सी। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वो गैस का वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूबिक। दैट कैन डिसॉल्व, जो घुल पाएगी इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द लिक्विड। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिक्विड में घुल पाएगी टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। At a particular temperature, and under 1 atm pressure. देखिए ध्यान से, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक गैस की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये गैस का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूबिक्स में, जो घुल पाया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिक्विड में ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ऐसा होगा, 1 atm प्रेशर पर हम इसे ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिक्विड में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक या मिलीलीटर गैस घुल पा रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स। affecting the solubility of a gas in liquid। एक गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेचर का मतलब केमिस्ट्री में इंटर पार्टिकल फोर्सेस से है, अंदर की फोर्सेस कैसी हैं,
वो सब्सटेंस पोलर है या वो नॉन पोलर है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पोल बनते हैं या नहीं बनते। इसके बेसिस पर एक रूल भी था, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये रूल कहता है कि जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर गैसेस ही घुल पाएंगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर गैसेस ही घुल पाएंगी। हमारा वही एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं कि ऑक्सीजन पानी में कम घुलती है, क्या रीजन है? यही रीजन है उसका। देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। ऑक्सीजन में इन दोनों बॉन्ड पेयर को दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी पर भी नेगेटिव या किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पर अगर हम बात करें वाटर की, वाटर में इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और यहां पर भी इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये वाला जो पोल है वो बन जाता है नेगेटिव पोल और ये वाला जो पोल है वो बन जाता है पॉजिटिव पोल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये है पोलर मॉलिक्यूल और ये जो ऑक्सीजन है ये है नॉन पोलर। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। अब आप इस बात को समझिए कि दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, ये दोनों लाइक तो ऐसे है नहीं, सिमिलैरिटी में है नहीं, इसका मतलब ये एक दूसरे में घुलेंगे नहीं। बहुत ही कम ऑक्सीजन घुल पाएगी पानी में, ठीक है, बहुत ही कम। अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसमें ये स्लाइड नेगेटिव और ये स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड पेयर को क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हुआ पोलर। इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में आराम से घुल पाएगी। ये तो इसमें हाईली सॉल्युबल होगी, हाईली सॉल्युबल, लेकिन ये इसमें पार्शियली सॉल्युबल होगी, बहुत ही कम, कुछ पार्ट्स में घुल पाएगी। ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। हम कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए जरा। अगर हम बात करें H2S की, अमोनिया की, ये मॉलिक्यूल्स भी पोलर है। ये हम 11th क्लास में भी कवर कर चुके हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी पोलर हैं, तो ये भी इजीली सॉल्युबल होंगे। वाटर में ये भी इजीली सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बिल्कुल ही कम होगी, पार्शियली सॉल्युबल होंगे, वेरी लेस सॉल्युबल आप कह सकते हैं। ये सब समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो गैसेस पानी में बहुत ही कम घुल पाई वो इथर में, बेंजीन में, इथाइल अल्कोहल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत आराम से घुल पाएंगे। ये था हमारा टॉपिक नेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ध्यान से सोचिए।
टेम्परेचर पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है पार्टिकल्स की। तो अगर हम एक गैस जिसके पार्टिकल्स की एनर्जी पहले ही ज़्यादा है उसको और एनर्जी दे, उसको और टेम्परेचर दे, तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी और वो एक लिक्विड में जाकर डिज़ोल्व होने की कंपैरिजन में लिक्विड को छोड़ के, जो थोड़ी बहुत घुल पा रही थी वो भी लिक्विड को छोड़ के एस्केप होने की कोशिश करेगी, निकल जाएगी। तो टेम्परेचर का गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स पर उल्टा इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आप याद रखिए इस बात को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then solubility of gas in liquid decreases। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करने के लिए मैं आपको समझाता हूं। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में जब हम एक गैस को एक लिक्विड सॉल्वेंट में, यहां पे गैस एज ए सॉल्यूट है, में घोलते हैं तो सैचुरेशन स्टेज पर देखा जाए तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और उस दौरान जनरली क्या है कि सॉल्यूशन तक तैयार हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अब देखिए ये गैस लिक्विड में घुलने पर सॉल्यूशन बना के एनर्जी को छोड़ रही है। ये एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ली चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने हीट बढ़ा दी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर ये बढ़ी हुई चीज कंज्यूम हो सके। अगर आपने एनर्जी बढ़ाई है तो ये बैकवर्ड होगा प्रोसेस और सॉल्यूशन में से जो घुली हुई गैस है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एक गैस को जब लिक्विड में घोला है तो सॉल्यूशन बना और एनर्जी निकली। अगर आप एनर्जी बढ़ा देते हो तो ली चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक फैक्टर बढ़ता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में उस बढ़े हुए फैक्टर को दोबारा इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन पे लाया जा सके, उसे कंज्यूम किया जा सके। तो अगर ये बढ़ा है तो ये कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन में। तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी और सॉल्यूशन दोबारा टूटकर गैस और लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड सॉल्वेंट में गैस जो घुली थी वो निकल कर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का एक गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर उल्टा इफेक्ट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था जनरल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शंस हैं कुछ इनर्ट गैसेस। एक्सेप्शंस में आती हैं कुछ इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस हैं जिनकी जनरली सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, स्लाइटली बढ़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन भी इन्हीं में शामिल है। इनर्ट तो नहीं कहेंगे उसको हम, लेकिन वो भी इसी तरह का एक्सेप्शन शो करती है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर बहुत गहरा असर होता है। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं था, मैंने प्रेशर फैक्टर आपको पढ़ाया भी नहीं। इनफैक्ट तो वो पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो सॉलिड्स कंप्रेसिबल तो होते नहीं, तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई असर होने वाला नहीं है। अब लेकिन हम पढ़ रहे हैं गैस, अब हम गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और क्योंकि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं तो
गैस के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब देखिए कैसे होगा। अगर एक जनरल सी लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, कितना गैस का मास घुला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। गैस के उस सॉल्यूशन पर आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, या कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, और आपने कोल्ड ड्रिंक को जो है उसका सील जो है कैप उसकी हटा दी और आप उसको रखकर भूल गए। कुछ देर आप अपने गेस्ट के साथ बिजी हो गए बात करने में, और गेस्ट चले गए, घंटा हो चुका है, और उसके बाद आपने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उठाया और सोचा यार गला थोड़ा सूख गया है, लेट्स टेक 1 सिप और 2 सिप। आपने 1-2 घूंट भरी और वो इसका टेस्ट तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो टेस्ट ख़राब किस वजह से हुआ? क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ था आपने वो हटा दिया। आपको ये तो याद होगा जब आपने वो ढक्कन खोला था तो वो बहुत टाइटली सील्ड था, बहुत टाइटली सील्ड था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आपने जैसे ही वो प्रेशर रिमूव किया सारी गैस बाहर आ गई, और अगर गैस बाहर आ जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। सारी कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि शैम्पेन, बियर वगैरह वगैरह, इनको हाई प्रेशर के साथ सील किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि प्रेशर बना रहेगा तो गैस खुली रहेगी, प्रेशर हटते ही गैस निकल के चली जाएगी। ये है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। तो ये लिखने से बेटर मैं आपके लिए ये लिखूँगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। ठीक है, अब इस बात को समझाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये समझाया था कि एक गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ती है। इन्होंने जनरली जो डेफिनेशन दी वो ये थी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above solution which is in equilibrium with the solution। इन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है ना एक गैस की, इसको आप ये भी कह सकते हो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को आप ये भी कह सकते हो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द सॉल्यूशन व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। देखिए जनरली ये एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए इस सॉल्यूशन में कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉल्वेंट है, और इसको मैंने ढक रखा है, इट इज कवर्ड। तो यहाँ पर इस लिक्विड के वेपर्स भी होंगे, गैस के पार्टिकल्स भी होंगे, वो प्रेशर लगाएंगे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में गैस के वेपर्स का प्रेशर कितना है उसके। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो देखिए सर। हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो होगा प्रेशर Pa। अगर मैं इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मानकर चलूं, इसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मानकर चलूं, XA को मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन मानकर चलो, तो जो XA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ PA। और यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने एक K डैश कांस्टेंट लिया है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, PA 1 K डैश X, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा PA इज इक्वल KH X। मैंने 1 K डैश को KH लिखा है और ये KH है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस which is present in equilibrium with the solution above the solution is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. Okay, ये दोनों directly proportional. Now let's see the graph of this law. सपोज कीजिए हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी एक्सिस जो है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वो इसलिए स्ट्रेट होगा क्योंकि दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों फैक्टर्स, अगर ये इतना बढ़ा है तो ये भी इतना ही बढ़ेगा, अगर ये यहाँ तक इंक्रीज हो पाया है तो ये भी यहीं तक इंक्रीज हो पाएगा, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो सेम बनेगा। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा ना, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो KH होगा, हेनरीज कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम इस KH के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। इसके ऊपर कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं, सोचते हैं बस एक कांस्टेंट ही तो है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कैसे हैं वो अभी देखते हैं। KH हमारे टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए सर, हमें हेनरीज कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने हैं। सबसे पहला इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है।
value of KH depends upon nature of gas. KH की वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। दूसरी बात, हम दोबारा उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कि PA दैट इज इक्वल टू KHX, हेनरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर मैं ये कह दूं कि XA की वैल्यू इज इक्वल PA अपॉन KH, यहां से अगर मैं ये लेकर चलूं, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। अगर मैं इसे कांस्टेंट मानूं तो हम इस डायरेक्टली लिख सकते हैं कि XA और KH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, या फिर आप ये कह सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सेकंड फीचर आपको समझ में आ गया होगा। पहला तो ये है कि KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। गैस का नेचर चेंज हुआ, गैस चेंज, तो KH भी चेंज। दूसरी बात ये है कि KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर KH की वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत ही कम होगा सॉल्यूशन में। किसी गैस की KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। समझ गए? अब इसका जो थर्ड फीचर है वो है KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो होना ही था। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर जो है, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और KH भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली बात कि जो गैस है उसे सॉल्यूशन में जाके रिएक्शन नहीं करना है, जुड़ना नहीं है, टूटना नहीं है। द गैस शुड नॉट एसोसिएट, नॉट डिसोसिएट, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। सिर्फ फिजिकली मिक्स होना है। अगर वो रिएक्शन कर रही है सॉल्यूशन से तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। द गैस should neither associate nor dissociate in the solution. It means gas should not undergo any kind of reaction in the solution. Gas should not
undergo any kind of reaction in the solution. ये लॉ तभी अप्लाई हो पाएगा जब गैस जो है ना एसोसिएट हो, ना तो गैस के पार्टिकल्स जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बनाए, ना ही गैस के पार्टिकल टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, और ना ही वो रिएक्शन करे किसी भी प्रकार की। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि शुरुआत में ये लॉ तभी अप्लाई हो पाता है जब P कम और T ज्यादा। ये मैंने याद करने का एक मेथड बनाया था, P कम T ज़्यादा। आपको पसंद आए ना आए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये क्या कहता है, P कम T ज़्यादा, ये आइडियल कंडीशंस को शो कर रहा है कि कम, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इनिशियली जब प्रेशर कम है, टेम्परेचर हाई है, उस समय अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल only when initially pressure is low, वहां पर प्रेशर तो लो है एंड टेम्परेचर इज हाई। शुरुआत में वहां पर प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, उस समय पर आप अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, that is the applications of Henry law, जिसपे से कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, वहां पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग लिक्विड ड्रिंक्स, शैंपेन, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब को बनाने के लिए हेनरी लॉ ही अप्लाई किया जाता है। प्रेशर को बहुत ज़्यादा करके डाला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर वो बॉटल सील की जाती है, ताकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर घुल पाएगी। नेक्स्ट है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में किस तरह से हेनरी लॉ अप्लाई होता है, देखिए ध्यान से। जब हम इनहेल करते हैं नोज से, तो ये एयर अंदर जाती है यहां से, हमने जब नोज से इनहेल किया है तो एयर यहां से अंदर जाती है, और वो यहाँ हमारे नेक में रिंग्स ऑफ कार्डिलेज, थ्रॉट वगैरह से गुजरती हुई आगे जाकर लंग्स में पतली पतली पाइप्स में टूट जाती है। ये पतली पाइप्स फर्दर और फाइनर और थिनर पाइप्स में टूट जाती है, और फिर फाइनली ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे एंड होती है, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। देखिए ये है ब्रोंची, ये है ब्रोंचिलियस और ये है एल्वोलाई। जब हम सांस अंदर भरते हैं हमारी चेस्ट कैविटी वाइड हो जाती है, और ये जो बैलून है एल्वोलाई,
ये बिल्कुल फूल जाते हैं, इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और एक एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई की दीवारों में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। एल्वोलाई की दीवारें जो हैं उसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, और जब इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सांस भरी है, हमारी चेस्ट कैविटी वाइड हो गई, हमारे एल्वोलाई के बैलून्स जो हैं फूल चुके हैं, उस समय में गैस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो गैस है ऑक्सीजन, ये ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन और ब्लड के लिक्विड में आराम से घुल जाती है और एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा था, इसीलिए ऑक्सीजन गैस लिक्विड ब्लड में घुल गई। ठीक है, गैस लिक्विड में घुल गई क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। अब अगर बात करते हैं, यहाँ से ये ब्लड जाता है दिल में, हार्ट में, हार्ट पंप करके उसे बाकी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक पहुँचा देता है। बाकी टिश्यूज़ में ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, बाकी ऊतकों में, और अगर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, वहाँ पर प्रेशर कम होगा तो गैस वहाँ से निकल जाएगी, तो गैस ब्लड में से निकल के उन टिश्यूज़ को मिल जाती है और वो गैस का यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। तो आप इस बात को समझ पाए कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ गैस लिक्विड में घुल गई, और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ गैस लिक्विड में से निकल गई। हेनरी लॉ अप्लाई होता है। दूसरी एप्लीकेशन समझ में आई, इन फंक्शन ऑफ लंग्स। हमारी तीसरी एप्लीकेशन है थर्ड एप्लीकेशन, वो है इन डीप सी डाइविंग। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, गहरे गोताखोर, जिन्हें बहुत गहराई तक कुछ घंटे पानी में रहना होता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके जाते हैं। वो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता था पहले। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज किया जाता था। ऑक्सीजन तो यूज हो जाती थी मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म एनर्जी बनाने के प्रोसेस में, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूज हो जाती थी। नाइट्रोजन एक बार तो जब उसने सांस भरी, सिलेंडर नीचे लेके गया है, वो तैरता तैरता जब वो सांस भर रहा है, वही बात लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है तो गैस दोनों की दोनों ब्लड में घुल गई। ऑक्सीजन तो टिश्यूज़ ने ले ली, उन्होंने एनर्जी बना ली, नाइट्रोजन का तो यूज़ नहीं हुआ। और जब नाइट्रोजन का यूज़ नहीं हुआ और वो बंदा बाहर आया, पानी से बाहर आने के बाद उसने मास्क और सिलेंडर हटाया, तब उसके बॉडी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रेशर कम हो जाएगा। ऑक्सीजन तो यूज़ हो गई थी लेकिन नाइट्रोजन तो यूज़ नहीं हुई थी, वो तो एज इट इज़ पड़ी थी। और नाइट्रोजन का प्रेशर कम होने के कारण अब नाइट्रोजन ये सोचेगी कि वो बाहर निकले, लिक्विड में घुली हुई है, प्रेशर कम हो गया इसलिए वो बाहर निकलना चाहेगी, बाहर निकल नहीं पाएगी क्योंकि ब्लड की वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, अब वो उनके ऊपर बीटिंग करेगी, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर बीटिंग करेंगे, जिसके कारण दर्द होता है काफ़ी। इसे बैंड्स या डिकम्प्रेशन कहते हैं। ये बीमारी क्या कहलाती है, ये जानलेवा भी हो सकती है, इसमें बहुत पेन होता है। इसको हम कहते हैं बैंड्स या डिकम्प्रेशन। याद रह जाएगी आपको ये बात, इसे हम क्या नाम देंगे, बैंड्स या डिकम्प्रेशन। इसको अवॉइड करने के लिए, बैंड्स या डिकम्प्रेशन को अवॉइड करने के लिए अब जो मिक्सचर है उसे हीलियम से डाइल्यूट किया जाने लगा है। अब सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं देते, अब उस मिक्सचर को हीलियम से डाइल्यूट किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा थी, नाइट्रोजन ज़्यादा थी, लेकिन अब नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं रहे, इसीलिए नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाए, इसलिए अब इसे हीलियम से डाइल्यूट करने लगे हैं। और अब जो गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वही होती है कि 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है। अब इस मिक्सचर का यूज़ करते हैं ताकि बैंड्स और डिकम्प्रेशंस ना हो।
हमारी फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो है फॉर द क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंब करते हैं या जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, वहाँ ऊंचाइयों पर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम होता है। प्रेशर कम होता है तो कम गैस ऑक्सीजन में घुल पाएगी, कम गैस यानी कि कम ऑक्सीजन ब्लड में घुल पाएगा। और अगर ब्लड में कम ऑक्सीजन घुल पाएगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और सबसे पहला हमारा ब्रेन सोचना बंद कर देगा। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनऑक्सी। और यहाँ पर हेनरी लॉ ही अप्लाई हुआ है कि प्रेशर कम है इसीलिए कम गैस हमारे ब्लड में घुल पा रही है। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं लोग तो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, ताकि उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। अब हम करेंगे हेनरी लॉ के कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स।